हे गाइस, वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, यदि आपका बार बार अटेम्प्ट करने के बावजूद भी CSIR नेट 2025 आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है और आपको पीएचडी करनी है, ठीक है, और विद स्टाइफंड आपको फेलोशिप विद आपको पीएचडी करनी है, तो आपके लिए क्या एक अल्टरनेटिव हो सकता है, आपके लिए एक नेक्स्ट वे क्या हो सकता है यदि आप बार बार अटेम्प्ट कर रहे हो JRF और आपका JRF क्लियर नहीं हो रहा। तो देखो, जो मैंने फॉलो किया था, मेरा भी JRF क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने भी एक अल्टरनेटिव वे यूज़ किया। एंड करंटली आई एम डूइंग PhD इन NIT जालंधर अंडर द इन्वायरमेंट फील्ड मेरी। तो इसमें मैं PhD कर रहा हूँ करंटली NIT जालंधर से, और वाया गेट। देखो, दो एग्जाम होते हैं जिसमें आप PhD में एनरोल हो सकते हो विद स्टाइफंड। स्टाइफंड आप सभी को पता होगा, JRF के लिए जो स्टाइफंड होता है 37,000, एंड SRF के लिए जो स्टाइफंड होता है 42,000, वो सेम रहेगा, चाहे आप गेट क्लियर करो चाहे आप CSIR नेट JRF क्लियर करो। देखो, मेरा JRF क्लियर नहीं, तो मैं सीधे बात करता हूँ, ठीक है। कई होते हैं कि नहीं मेरा JRF भी क्लियर है, मेरा गेट भी क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली मेरा JRF क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने एक अल्टरनेट पाथ यूज़ किया, वो था गेट, क्योंकि नहीं निकल रहा था मेरे से JRF। अब देखो, क्योंकि जनरल कैटेगरी आप सभी को पता 99 परसेंटाइल चाहिए होती है JRF को क्लियर करने के लिए, जो कि मेरे लिए तो टफ था। बट गेट के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो, सबसे बेस्ट आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको डेट्स, आई थिंक आपको पता होगी, आपकी डेट्स आ चुकी हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं गेट के लिए। गेट की जो स्टार्ट डेट है वो है 28 अगस्त। 28 अगस्त से आपके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना हो स्टार्ट हो चुके हैं, और ये रहेंगे कब तक रहेंगे आपके ये, हाँ, 28 सितंबर तक। तो देखो, ये सितंबर मंथ लगा हुआ है, 28 सितंबर का आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। इसलिए पहले यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो उसको अप्लाई कर लो ऑनलाइन। अप्लाई करने के लिए आपको चूज़ करना है एक्सेल कोड, ठीक है। जो भी लाइफ साइंस का स्टूडेंट देख रहा है मेरा वीडियो, तो आपको चूज़ करना है एक्सेल कोड। और यदि आप चाहते हो कि आप 2 में कम्बिनेशन में अप्लाई करो, यानी क्या करते हैं कि 2 एग्जामिनेशन कम्बिनेशन में कर लेते हैं, तो आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वो भी आप चूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। बट मैंने एक्सेल किया, तो इसलिए मैं प्रेफर आपको एक्सेल करूँगा। बाकी कम्बिनेशन में आपके पास पैसे हैं, 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लगता है, जिससे आप अप्लाई कर सकते हो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के अंदर भी, दो अलग अलग हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आप कैसे क्लियर करोगे। देखो, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि करंटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कई एनरोल हो चुके हैं, या कोई टीचिंग पढ़ा रहा है कोई, यानी BEd जिसने BEd किए हुए है, तो उनके लिए भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 5 मंथ में होगा, 7, 8 और 14, 15, जो कि छुट्टी वाले दिन है, हॉलीडे है, संडे उस दिन, सैटरडे संडे। तो उस दिन आपका क्या होगा, पेपर होगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एग्जाम दे पाओगे गेट का। और गेट का जो एग्जामिनेशन सिटी है वो काफ़ी होती है, काफ़ी एग्जामिनेशन सिटी आपकी शहर में भी होंगी। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे फॉलो करनी है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो बेस्ट स्ट्रेटजी वैसे मैंने आपको बताई थी, बट फिर भी एक बार आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखो, आपको पता होगा, आपको 5 आपको टॉपिक चूज़ करने होते हैं एट अ टाइम आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। जैसे देखो, सबसे पहले सेक्शन आएगा आपका गेट में, वो होगा आपका जर्नल रीजनिंग। जनरल रीजनिंग में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल जनरल से। जनरल का मतलब ही जनरल रीजनिंग है, जिसमें थोड़े से लॉजिक पूछे जाएंगे आपसे। उसमें हो सकता है कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपके कुछ डायरेक्शन वगैरह से क्वेश्चन आ जाए, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, आप PYQ देख लेना। उसके बाद आपका आएगा केमिस्ट्री सेक्शन। केमिस्ट्री सेक्शन में भी आपके आप सभी को पता होगा 25 नंबर का केमिस्ट्री आएगा। 15 नंबर की आपकी क्या आएगी, रीजनिंग आएगी। 25-15 के दोनों के 40। अब 25 नंबर में से जो आपकी केमिस्ट्री आएगी, अब कुछ स्टूडेंट होंगे जिनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिनमें मतलब उनकी केमिस्ट्री किस लेवल की आती है, बिल्कुल 10th लेवल के केमिस्ट्री पूछ जाएंगे। देखो, जैसे डेमो के लिए आपको दूँ, मेरे टाइम में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो पूछे गए थे SPD ब्लॉक से। कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे सिंपली, जैसे होता है ना कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे बनाता उनको बॉइलिंग पॉइंट बताने थे इंक्रीजिंग वाटर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन आपके अमाइनो एसिड से पूछे गए थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के। बट जिसका भी बेस पक्का होगा केमिस्ट्री का, वो ही कर पाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट ए सिंपल। आपको बताऊंगा मैं, आपको मैंने क्या किया था काफ़ी, अब मैं बताऊंगा आपको। अब देखो, और लाइफ साइंस के 60 नंबर, 40 नंबर आपके ये भी देंगे आपको, कौन से, केमिस्ट्री एंड रीजनिंग। और 60 नंबर आपको देगा आपका कोर वर्क। कोर वर्क में आपका आएगा 5 टॉपिक, 5 सब्जेक्ट में से आपको 2 ही चूज करने हैं। 5 कौन कौन होंगे, पहले होगा आपका बायोकेमिस्ट्री, दूसरा आपका जोलॉजी, तीसरा होगा आपका बॉटनी, फोर्थ होगा आपका माइक्रोबायोलॉजी, और फिफ्थ होगा फूड टेक्नोलॉजी। अब इन 5 में से आपको कोई 2 ही चूज़ करने हैं, और चूज़ भी आपको एग्जामिनेशन के टाइम आप क्वेश्चन रीड करके चूज़ करोगे, कितना बेनिफिट है गेट का।
समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब आपने बायोकेमिस्ट्री चूज़ की और आपको लगा कि बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन तो टफ है यार, मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता हूँ, स्किप कर दो, करो ही मत बायोकेमिस्ट्री, उधर जोलॉजी और बॉटनी कर लो। आपने देखा कि जोलॉजी के क्वेश्चन भी कुछ अटपटे से है, नहीं कर सकते हम, थोड़े से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, छोड़ दो जोलॉजी, बॉटनी करो, बॉटनी के साथ माइक्रोबायोलॉजी कर लो। आपको लग रहा है कि नहीं 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 बॉटनी भी नहीं है तो माइक्रोबायोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी कर लो, कोई भी दो आपको करने हैं और क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। थोड़ा मैं आपको एक कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं इसको, मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो आप ऐसा समझिएगा, आपके पास क्या है, स्क्रीन है, ऊपर क्या है, ऐसे लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, देन आपके यहाँ पे लिखा है थर्ड वन को था बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे लिखे हुए हैं आपके। तो आपको ऐसे क्लिक करना है और सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब आपने वो वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, आप अनसेलेक्ट करो वो हट गया, वैसे नेक्स्ट 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 ऐसे आपको दो ही सेलेक्ट करने हैं बस। जैसे मैंने सेलेक्ट किए थे बायोकेमिस्ट्री एंड जोलॉजी, अब मैंने बायोकेमिस्ट्री एंड जोलॉजी क्यों सेलेक्ट किया था, आप भी वही करोगे। मैं बोल रहा हूँ सीधे आपको डायरेक्ट हो रहा हूँ कि बायोकेमिस्ट्री और जोलॉजी आपको सेलेक्ट करना क्यों, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन क्यों है। देखो बायोकेमिस्ट्री का आप जाइए सिलेबस देखिए, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में आईआईटी गुवाहाटी इस बार कंडक्ट करवा रही है, और आईआईटी गुवाहाटी में जाओ और चेक करो ऑफिशियल सिलेबस क्या है गेट का। बायोकेमिस्ट्री के ऑल सेक्शन जोलॉजी से मैच कर रहे हैं। मतलब आप जोलॉजी देखोगे उसमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, जोलॉजी के अंदर बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्लांट फिजियो नहीं, ह्यूमन फिजियो, सेल सिग्नलिंग, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बहुत कुछ पढ़ोगे जोलॉजी में, एनिमल डाइवर्सिटी। तो जोलॉजी के अंदर बायोकेमिस्ट्री आ रही है और पूरी बायोकेमिस्ट्री आ रही है, और वही सेम सिलेबस बायोकेमिस्ट्री में भी है। इसका मतलब यदि आप जोलॉजी कवर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली बायोकेमिस्ट्री कवर हो रही है, समझ रहे हो। अब देखो बायोकेमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन आते हैं, हिंट देता हूँ। आपने इंजाइम वाला क्वेश्चन देखा है, देखा होगा आपने, मिकेलिश मेंटल इक्वेशन, एमएम इक्वेशन, उसमें से आता है केएम और बीमैक्स, कि अनकम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट में बीमैक्स बढ़ेगा, केएम घटेगा, तो ये दोनों बढ़ेंगे। कम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, ये क्वेश्चन सीरीज में डेफिनेटली आ रहा है, मतलब 2022 में भी आया था, 23 में भी, 24 में, 25 में और 26 में भी आएगा। मतलब केएम और बीमैक्स पर क्वेश्चन आएगा, मतलब इनका एक डेफिनेट पैटर्न है। सीएसआईआर नेट का यही तो दिक्कत है, इनका एक डेफिनेट पैटर्न नहीं है, हर बार चेंज आ रहा है, हर बार कुछ भी डाल रहे हैं। इस बार तो बहुत बेकार पेपर था, और मैं आपको बताऊं इस बार मेरा जेआरएफ के लिए रहा 0.3 मार्क्स से, इस बार परसेंटेज आई है, तो 0.3 मार्क्स से मेरा इस बार रहा है सीएसआईआर। क्या कर सकते हैं, चलो मेरा चलो अब तो हो ही गया, तो दिक्कत नहीं, ना हो ना एक ही बात अब तो। बट ऐसा है कि पैटर्न नहीं इनका कोई भी सीएसआईआर का, बट गेट का एक फिक्स पैटर्न है। यदि वो एंजाइम से क्वेश्चन डाल रहे तो हर बार डालेंगे वो, ऐसा नहीं कि अगले बार नहीं डालेंगे, ठीक है, हर बार क्वेश्चन डालेंगे। तो वैसे मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपको करना है क्या, बायोकेमिस्ट्री चूज़ करनी है। बायोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता ही आता, हर बार चला हुआ है क्वेश्चन वो, टीसी साइकिल से क्वेश्चन बनता ही बनता है, C4 साइकिल से क्वेश्चन बनता है। आप बस PYQ देखो गेट के, और गेट के PYQ कहाँ मिलेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन कमेंट मत कर देना, क्योंकि मैं गेट के PYQ डाल रहा हूँ वीडियो में। मेरे चैनल देखना, वहाँ पर गेट के PYQ ही करवाऊंगा, मैं पूरा सारा ये करवाऊंगा जब तक आपको एग्जाम नहीं होगा, गेट के PYQ, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना कोई भी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्या है। देखो आपने चूज़ कर लिया है जोलॉजी एंड ये बायोकेमिस्ट्री। अब जोलॉजी के लिए और बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको पता होना चाहिए कि अटेम्प्ट कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। आपने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग पता होना चाहिए कि किन क्वेश्चन में है, किन क्वेश्चन में नहीं है। अब देखो जो आपका बायोकेमिस्ट्री है, उस बायोकेमिस्ट्री में से लगभग 19 क्वेश्चन आते हैं, और 19 क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो 30 नंबर के होंगे। क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, जो भी है 19 क्वेश्चन आएंगे, और 19 क्वेश्चन में से ओनली 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। इन 19 क्वेश्चनों में से 13 क्वेश्चन आपके कैसे होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, जैसे MSQ या MCQ, 13 क्वेश्चन। और रेस्ट कितने बचे हैं, 6 क्वेश्चन, ये आपके नेट होंगे, NAT। नेट का क्या मतलब होता है, नेट का मतलब होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको खुद टाइपिंग करना है कि इसका आंसर क्या होगा। सो न्यूमेरिकल होता है, और उसका ऑप्शन नहीं होता, कुछ भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, बस आपको टाइप करना है आंसर क्या है उसको, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ उसका क्या करना है आपको, ये कोई नहीं बताएगा, मैं डेफिनेटली कोई नहीं बताएगा। देखो नेट का होता क्या है ना, नेट में 3 क्वेश्चन जो वो लगातार आ रहे हैं, वो
ज़्यादा नहीं कि 6 में से 6 हुए करने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। आपको बस 3 क्वेश्चन बताऊंगा, डेफिनेटली आ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द पी के वैल्यू, पी के ए वैल्यू। आप पढ़ोगे जब आपको समझाएगा, बस अभी याद रखना मैंने क्या बताया कि पी के वैल्यू फाउंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन, पी आई वैल्यू, पी आई वैल्यू कैसे निकालते हैं? पी आई वैल्यू क्या होती है? जब आपकी कोई भी प्रोटीन या कोई भी अमाइनो एसिड्स है या कोई भी सब्सटेंस है जिसके पीएच पर उसका क्या है, जीरो चार्ज है, मतलब उस प्रोटीन पर जीरो चार्ज है एट पीएच, उसके कोई ना कोई ऐसी पीएच होगी जिस पीएच पर उस पर जीरो चार्ज है, कोई भी नेट चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उसको बोलते हैं पी आई। तो पी आई कैसे निकलता है? वैसे एवरेज होती है, 2 पी के वैल्यूज़ की एवरेज को पी आई नहीं बोलते हैं। पी आई कैसे निकालना है वो क्वेश्चन आता है। और थर्ड क्वेश्चन, पी एच कैसे निकालते हैं। ये 3 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, कोई बताएगा आपको, इनकी तैयारी कर लेना। 6 में से 3 क्वेश्चन तो आपको, मैंने भी ऐसे किया था, मैंने बस पैटर्न देखा था कि कंटिन्यू हो क्या रहा है, 3 क्वेश्चन ये आते थे, मैंने 3 क्वेश्चन तैयार किए तो तीनों आ गए गेट में। फिक्स पैटर्न बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया आपका नेट के 6 में से 3 क्वेश्चन आपको ये आएंगे बायोकेमिस्ट्री में। अब हम आते हैं MSQ और MSQ में, ठीक है, MCQ और MSQ। अब देखो आपको अटेम्प्ट कौन करना है, MCQ या MSQ? मैंने आपको बताया MSQ, मल्टीपल सिलेक्टर क्वेश्चन। अब देखो मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन में क्या होता है ना, नेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट दिक्कत कहाँ आती है कि मान लो ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपसे पूछे गए हैं 6 स्टेटमेंट्स, तो आपको लगता है कि 4 स्टेटमेंट ठीक है और आप टिक 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 4 कर रहे हो, बट बाद में पता चलेगा कि उसके एक स्टेटमेंट सही थी। मतलब ऐसा होता है कि ऑप्शन नहीं है, आपको बस खुद सेलेक्ट करनी है कि इतने स्टेटमेंट ठीक है, मतलब 4 के 4 ठीक है, 5 के 5 ठीक है, ये 2 ही ठीक है, ये 1 ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो होता है MSQ। बट उसमें नेटिव मार्किंग होती है तो आप तुक्का लगा सकते हो, इसलिए ये इसका बेनिफिट है। बट MCQ, इसमें कभी भी तुक्का मत लगाना MCQ में। अब तुक्का क्यों नहीं लगाना, मैं आपको एक बताता हूँ चीज़ है। देखो ये जो होता है ना MCQ, इसमें तुक्का इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि इसमें मैथ बच्चे तुक्के लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी आता है, ऐसा लगता है कि ये तो डेफिनेटली यही आंसर होगा इसका, तो बट होता नहीं है, ऐसे उलझाया होता है क्वेश्चन वो। और MCQ में नेगेटिव मार्क होती है, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से रैंकिंग डाउन आती है गेट में, ठीक है। तो कभी भी MCQ अटैम्प्ट नहीं करना है जब तक आप 100% श्योर ना हो, ठीक है, ये करना, ये गलती कभी मत करना। मैंने एक भी MCQ गलत नहीं किया था, मतलब मैं अटैम्प्ट नहीं किए थे जो क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है कि श्योर नहीं हूँ मैं, CSI नेट में तो कर देता हूँ मैं, बट उधर नहीं करना। 99% जो हुआ वो भी मैंने नहीं किया था, 100% श्योरिटी वाले अटैम्प्ट किए थे, ठीक है, ऐसा करना, MCQ अटैम्प्ट नहीं करने हैं। MSQ में मारो तो पे मारने हैं तो। अब आइए, ये था आपका बायोकेमिस्ट्री का। जोलॉजी के लिए आपको बताऊँ मैं, तो जोलॉजी के लिए जो नेट के क्वेश्चन होते हैं, यानी जोलॉजी में सेम 13 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 19 क्वेश्चन आएंगे, 19 में से 13 जो होंगे वो MCQ और MSQ होंगे। जो MCQ होता है वो 1 नंबर का होता है और MSQ 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। और नेट भी 2 नंबर का होता है, और नेट पे के भी 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, वो ही आते हैं। एक आपका आता है, यार आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, आप मास्टर कर रहे हो ना, आई थिंक पढ़ा होगा आपने, वो निकालते नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं डेथ की। जैसे मान लो 2 मदर फादर हैं, उनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो उनके बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनको भी वो रिसेसिव डिजीज़ हो जाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मे बी आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, वो क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आता ही आता है। एक आता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी से। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में आता है आपका वो एक्सपेरिमेंट आता है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट वाला, ऐसा कुछ बनाया होता है इन्होंने। एक आपका आएगा उधर से ब्लड ग्रुप से, आपके पास ब्लड ग्रुप दिया होगा, आपको बताना कौन सा ब्लड ग्रुप, मदर का फादर का होगा। ऐसे 3 क्वेश्चन होता है, वो फिक्स पैटर्न पर आएंगे। मैं आपको करवाऊंगा पी भाई आपको करना है, कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो ये था आपका जोलॉजी का। और जोलॉजी के MCQ काफ़ी ईजी आते हैं, काफ़ी ईजी, क्योंकि होते हैं वही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, सीधा टिक करोगे आप, आपको करवाऊंगा मैं आपको। चलो ठीक है, ये हो गया आपका जोलॉजी का। अब चलो जोलॉजी बायोकेमिस्ट्री आप लाइफ साइंस वाले आप कर लोगे, रीजनिंग और केमिस्ट्री का क्या है? रीजनिंग और केमिस्ट्री के लिए क्या करोगे आप? देखो आप जो मर्जी करो, मैंने रीजनिंग का एक क्वेश्चन किया था, मैंने बार बार आपको बताता हूँ, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन नहीं, 2 नंबर का, 2 नंबर मेरे को मिले रीजनिंग में से। आउट ऑफ 15 आई ऑब्टेन्ड ओनली 2 मार्क्स। एंड केमिस्ट्री के बच्चे डरते हैं, तो केमिस्ट्री का बताऊँ, केमिस्ट्री का मैंने भी 2 क्वेश्चन किए थे, 2 में से एक गलत था जो कि MSQ था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को, मतलब हार्डवेयर के अगेन एक ही क्वेश्चन सही था। मतलब आप समझो 4 नंबर, ओनली 4 नंबर मेरे को
40 मार्क्स से मिली हैं, मतलब रीजनिंग से 2 नंबर और केमिस्ट्री से 2 नंबर, ओनली 4 नंबर। और जनरल के लिए कट ऑफ गई थी 33, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ थी इस बार। हर बार 28, 29, 31 इतनी जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती, बट इस बार गई थी 33, मेरे मार्क्स से 38। तो 34 मार्क्स मेरे आए हैं लाइफ साइंस से, यानी जोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से 34 मार्क्स, और ओनली 4 नंबर आए हैं, 2 नंबर बायोकेमिस्ट्री से और 2 रीजनिंग से। अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी बहुत भी स्ट्रॉन्ग है, मेरे से स्ट्रॉन्ग है, डैम श्योर आराम से क्लियर हो जाएगा। मेरे तो लाइफ साइंस में मेरे को नंबर मिल गया, लाइफ साइंस मेरी स्ट्रॉन्ग थी। देखो ऐसा करना पड़ता है। अब छोड़ दो सारा ये, अब चलते हैं इसके बियॉन्ड। ये मान आपका गेट हो गया, फिर क्या करोगे? देखो जो भी बच्चा एट ए टाइम एमएससी फर्स्ट सेम में एनरोल हुआ है, देखो गेट के जो वैलिडिटी होती है 3 साल की होती है, 3 साल के लिए वैलिड होता है। आप किसी भी एक रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, लाइक IITs, NITs, आइसर्स, और क्या होता है, और भी हैं 1-2 ऐसे, IISc बेंगलोर, NIH, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो विद स्टाइपेंड 37,000 पर मंथ। अब हम बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट सेम वाले हैं, इनके लिए क्या ये वैलिड होगा? ज़रूर वैलिड होगा। देखो आपका एग्ज़ाम होगा फेब में, मार्च में रिजल्ट आएगा और स्कोर कार्ड आएगा अप्रैल में। तो अप्रैल 2026 में आपका स्कोर कार्ड निकल रहा है, जब तक आपकी फर्स्ट सेम हो जाएगा और सेकंड सेम भी स्टार्ट हो गया होगा, और उसके 3 साल तक वो चलेगा। मतलब आपकी एमएससी बीच बीच में हो रही है, हाँ 3 साल के अंडर ही, मतलब वो तो रहेगा 2029 तक वैलिड रहेगा, और आपकी 2028 में एमएससी हो जाएगी। 1 साल आपके पास बच रहा है, और 1 साल में जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा IIT NIT आराम से। अब हम बात करते हैं, ये चलो हो गया। अब कोई थर्ड सेम का उसके लिए तो वैलिड है, उसके लिए तो क्या ही बोले। और एमएससी के लिए सॉरी गेट के लिए सारे ऑल जो भी एमएससी में आ चुका है सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए सभी क्वालिफाई हैं, एसेंशियल एलिजिबिलिटी सभी हैं, सभी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर दो एमएससी में जो भी एनरोल हुआ है। यदि आप सोचोगे कि मैं PhD करूँगी या करूँगा, बट अभी नहीं करूँगा, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर भी अप्लाई करना है गेट, इस बार अप्लाई करो सभी। चलिए ये तो हो गया। अब ये है गेट के कई और बेनिफिट भी हैं क्या? तो गेट के काफ़ी बेनिफिट हैं। यदि हम थोड़ा लाइफ साइंस के ना बच्चे हैं, तो हमें लाइफ साइंस में हर जगह मार है, मैं सीधा बोलता हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में लाइफ साइंस का ऐसा दबता है, लाइफ साइंस कहीं है ही नहीं। BSc कर रहे बच्चे वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो MSc में दौड़ रहे हैं, MSc वाले कुछ नहीं कर रहे, वो PhD में जा रहे हैं, बुरा हाल है मैं सच बोलूँ तो लाइफ साइंस वालों का। बट फिर भी हमें खुद ही लूप ढूंढने पड़ेंगे। PhD इज़ द बेस्ट आई थिंक। MSc के बाद आप PhD लाइन में जा रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हमारे लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है, बहुत कम है सच बोलूँ तो। मैंने बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं मिलता भाई, MSc करके भी कुछ नहीं है। जब आप PhD में जाओगे, देखो आप फाइनेंशियली तो आप स्ट्रॉन्ग बन ही जाओगे, क्योंकि आपको पर 37,000 मिल रहा होगा। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, PhD के बाद आपके पास 2 डायरेक्शन हैं। या तो आप नेट निकाल के किसी भी, या नेट निकालो, यदि आपको ये पता है यदि आप PhD कर रहे हो तो आप नेट के लिए भी आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मतलब नेट नहीं है आपके पास, बट आपके पास PhD है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, आप अप्लाई कर सकते हो। PhD है मिल गई, PhD की डिग्री जैसे आपको मिल गई, आप जा सकते हो पोस्ट डॉक करने, या तो आप जा सकते हो किसी भी प्रोफेसरशिप लाइन में। यदि आप पोस्ट डॉक वाली साइड में जा रहे हो, आपने सुना होगा पोस्ट डॉक, सुना नाम? नहीं सुना तो सच मान लेना गूगल वगैरह में। जब पोस्ट डॉक में आपको जाओगे तो आपको पर मंथ 1 लाख आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, 2 साल के लिए होगा तो वो होता है। उसके बाद आप किसी भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज अ साइंटिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट अपॉर्चुनिटी वो, इतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। या तो आप आराम से PhD करो, असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट तो मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट ना मिलेगा तो प्राइवेट तो डैम श्योर आपको मिल जाएगा। ऐसा सीन है भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा वैसे तो आई थिंक कवर कर ली मैंने, कवर तो कर, क्या बचा, कुछ बचा है? कुछ नहीं, बस PYQ करते रहो। PYQ का मैं आपको यूट्यूब पर करवा दूंगा PYQ, बाकी तो ठीक है कर लोगे आप। हाँ थोड़ा इंटरव्यू का देख लेना, जैसे होता है ना, जैसे मेरा इंटरव्यू काफ़ी हुए थे, IIT मंडी में भी गया था मैं। तो देखो होता क्या है ना, चलो बोलना तो नहीं होता, बट जहाँ पर बच्चा अपना M.Tech किया हो ना, या MSc की हो, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। आप आउटसाइडर हो,
कम अपॉर्चुनिटी या कम आपको प्रेफरेंस मिलेगी, बट ऐसा नहीं होता, हर जगह नहीं होता ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट आप तो आपको कमेंट करना है, वीडियो के साथ बने रहना है, और ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।